नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार, 3 नए मुख्यमंत्री, चौंकाने वाले नए नाम और एकदम से बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा हो रही है। नए नाम, नए चेहरे, नए जो सियासी समीकरण है, इसका क्या अड़ोस पड़ोस के राज्यों में फर्क पड़ेगा? उदाहरण के तौर पर राजस्थान में जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या हरियाणा में ब्राह्मण मतदाता बीजेपी की तरफ आएगा? मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या अहीरवाल बेल्ट में हरियाणा में उसका असर पड़ेगा? इस सोशल इंजीनियरिंग के मायने क्या है, उसे समझेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से, डॉक्टर मनवीर छिल्लर आम आदमी पार्टी से और बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, 3 राज्य हैं, शपथ ग्रहण चल रही है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो बीजेपी ने प्रयोग किए हैं, इसे विशुद्ध रूप से क्या सोशल इंजीनियरिंग माना जा सकता है? और अगर इसे माना जाए तो क्या इसका प्रभाव अगल बगल के राज्यों में, अगर राजस्थान में ये नियुक्तियां हुई हैं, तो क्या हरियाणा में इसका असर देखने को मिल सकता है? देखो, भाजपा ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है वो उन राज्यों तक सीमित है। हरियाणा में इसका असर पड़ेगा, ये मृग तर्षणा है। मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं। लंबे समय तक यादवों के नेता देश के लेवल पर मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव रहे, पर अहीरवाल की राजनीति पर उनका कभी कोई आंशिक असर भी नहीं पड़ा। क्योंकि मैं तो उनकी पार्टी से जुड़ा भी रहा था और जनता दल से मैंने चुनाव भी लड़ा, और जब उस समय लड़ा जब जनता दल की सरकार आई थी देश के अंदर, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे प्रयोग भाजपा ने पहले भी किए हैं, कांग्रेस ने भी किए हैं, पर वो प्रयोग केवल उन राज्यों तक ही सीमित रहते हैं। उन राज्यों से बाहर वो प्रयोग नहीं जाने वाले। मेरा तो व्यक्तिगत आकलन है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा। जो भाजपा ने राजस्थान के अंदर प्रयोग किया है और जो मध्य प्रदेश में प्रयोग किया है, वो प्रयोग उन पर ही उल्टा पड़ने वाला है। आप मेरी बात याद रखना। अभी तो ईडी सीबीआई का इतना दबाव है कि कोई भी व्यक्ति खुलकर बोलकर अपने यहां छापे नहीं डलवाना चाहता, क्योंकि मोदी शाह की रणनीति सारे देश में सामने है। जो भी उनके विरोध में बोलता है, चाहे अपना पार्टी का है चाहे पार्टी का बाहर है, उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह वसुंधरा राजे को ठिकाने लगाया गया है और उनके मुकाबले में दिव्या कुमारी को खड़ा किया गया है, और शिवराज जी को जिस तरह ठिकाने लगाया गया है, वो क्योंकि शिवराज जी की तो और भी बड़ी बात है। आपने भी मैंने भी कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं देखा होगा कि कोई मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद सभाएं करता फिरे, अपना गुणगान करता फिरे कि मैंने लाडली के लिए ये किया। चुनाव जीतने के बाद लोग लोपिंग करते हैं, पार्टी की बैठकें करते हैं, पर जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं बन जाता तब तक सभाएं नहीं करते। तो शिवराज सिंह ने जो सभाएं की वो क्यों की आप अच्छी तरह जानते हो। बार बार लाडली योजना को क्यों लाए गए वो भी आप जानते हो। उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी वो भी आप जानते हो। और ये कहना मैं दिल्ली जाना मैं मरना पसंद करूंगा, उसका भी छिपा हुआ अर्थ आप जानते हो। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में तो क्योंकि इनका वरिष्ठ नेता है, उस पर तो मैं नहीं कहूंगा, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता हैं। पर हरियाणा में इन्होंने प्रयोग किया था नवीन नेता का। वो प्रयोग इसलिए कामयाब हो गया कि हरियाणा में भाजपा की कोई हैसियत राजनीतिक थी नहीं। भाजपा तो एक उभरती हुई पार्टी थी 2014 में, और विभिन्न दलों के सहयोग से, विभिन्न दलों के नेताओं के सहयोग से बनी पार्टी थी। और मोदी जी पहली बार दिल्ली के अंदर भारी बहुमत से जीत कर आए थे, तो कोई विद्रोह की स्थिति हरियाणा में नहीं बनी। परंतु राजस्थान में जो भाजपा के स्थापित नेता थे और मध्य प्रदेश में जो स्थापित नेता थे, वो सहजता से स्वीकार करेंगे। हो सकता है चौहान साहब ज्यादा जानते होंगे, पर मेरी अपना जो अनुभव है इन राज्यों का और इन नेताओं का, तो मैं समझता हूं इसका विपरीत प्रभाव हरियाणा में न कांग्रेस पर पड़ने वाला, बल्कि कांग्रेस को तो इसका फायदा होने वाला है और लोकसभा चुनावों में इसका विपरीत असर भाजपा पर पड़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी ने अपना अनुमान बताया है कि उल्टा असर पड़ने वाला है आप पे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसे सोशल इंजीनियरिंग माना जाए
या बीजेपी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि सामान्य वर्कर भी कुछ हो सकता है? बीजेपी ने बड़े नेताओं को साइड करने की कोशिश की है, और 24 की रणनीति के हिसाब से ये जो गणित है, इसका ये जो चेहरे हैं, क्या इनका फायदा हरियाणा में मिलेगा? वो कहते हैं ऐसा कभी हुआ नहीं कि मिले। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में वेद प्रकाश विद्रोही जी का, इनके हरियाणा के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, या इनके अन्य जो इनकी एक और कांग्रेस है SRK कांग्रेस, उसके नेताओं का आकलन या भविष्यवाणी, वो कोई वैज्ञानिक भविष्यवाणी होती, या इनकी भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को लेकर समझ बहुत तर्कपूर्ण होती, तो चुनाव परिणाम जो सामने आए वो नहीं आते, कुछ और होते। इनकी भाषा, इनके शब्द, इनके वाक्य, इनके जुमले, इनके नारे याद कर लीजिए। चुनाव में जब ये गए थे तो हमें शून्य पर समेट कर निकलते थे, रोज सुबह शाम को भी समेट कर ही घर लौटते थे। तो इनके आकलन को बहुत गंभीरता से मैं लेने का पक्षधर नहीं हूं। और एक और बात है वरुण भाई, कि मान लीजिए वेद प्रकाश विद्रोही जी की वेद प्रकाश विद्रोही जी से ही पूछ लिया जाए कि ये भाजपा के हित में होगा या अहित में होगा, तो वेद प्रकाश विद्रोही जी कब से भाजपा के हितैषी हो गए? कब से भाजपा के बारे में सटीक विश्लेषण करने लगे, या क्यों करेंगे? मतलब इनसे उम्मीद हम ये क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय देश, समाज और भारत में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों, रणनीतियों के हिसाब से करती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने पहला लक्ष्य भारत माता की जय, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव पर, तरक्की के शिखर पर ले जाने का मकसद, लक्ष्य लेकर के हम काम करते हैं, इस ध्येय के लिए काम करते हैं। उस ध्येय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि 2024 में लगातार तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन, 19 से भी बेहतर बहुमत की, प्रचंडतम बहुमत की सरकार बने। यह हमारा ध्येय है। निश्चित तौर पर 2024 की गणना को ध्यान में रखते हुए, 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए, लोकसभा के, हम लोगों ने अपने नेताओं के, अपने नए मुख्यमंत्रियों के चयन में नए नेताओं का जो चयन किया है, नए मुख्यमंत्रियों का चयन किया है। एक बड़ा फैक्टर नए नेताओं के चयन की प्रक्रिया में यह रहा है। दूसरा ये कि हमारे यहां जैसे इनके यहां होते हैं या होते थे, अब तो नहीं होते, पहले हुआ करते थे, जमाने थे जब कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज नेता ऐसे हुआ करते थे जो कभी कभी कांग्रेस आला कमान से भी बड़े हुआ करते थे, बड़े बड़े क्षत्रपों से कांग्रेस चला करती थी। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता तो होते हैं, आज भी हैं, दिग्गज नेता हैं, जिनके लिए हमारे विपक्षी आंसू बहा रहे हैं 2 दिन से, वे सब अपने अपने स्थान पर बड़े और दिग्गज नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान जी हों, वसुंधरा राजे जी हों, डॉक्टर रमन सिंह जी हों, इनका अपना बड़ा कद है, अपना अपना जनाधार है। परंतु हमारे नेताओं में और इनके कथित क्षत्रपों में हमेशा एक साफ अंतर रहा है वरुण भाई, कि हमारे यहां कोई नेता खुद को पार्टी से बड़ा करार नहीं देता। हमारा साधारण कार्यकर्ता भी, हमारे रमन सिंह भी, हमारी वसुंधरा जी भी, हमारे शिवराज सिंह जी भी ये कहते हैं, पहले राष्ट्र फिर पार्टी, अंत में मैं। तो इसलिए हमारे यहां जब परिवर्तन होता है, जब कोई निर्णय ऐसा भी लिया जाता है जो किसी व्यक्ति और बड़े व्यक्ति के प्रतिकूल लगता हो देखने में, तो व्यक्तिवादी प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि सब एक ध्येय को समर्पित लोग हैं। इसीलिए सबने सहजता से इस परिवर्तन को, नवीनता के पक्ष में केंद्र द्वारा लिए गए निर्णयों को स्वीकार किया है। नई लीडरशिप उभरे, दूसरी पंक्ति की लीडरशिप और मजबूत हो, उससे अगली कतार भी विकसित होना शुरू हो। यह किसी भी आगे बढ़ते हुए निरंतर गतिमान संगठन की पहचान होती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ऐसा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी नेता को दरकिनार नहीं किया, मैं बताना चाहता हूं।
हमारे जिन नेताओं के बारे में ये शब्द प्रयोग करें, ठिकाने लगा दिया, भाई कोई ठिकाने नहीं लगाया गया। हमारे सब नेताओं का हमारे संगठन के भीतर उन्नत ऊंचा ठिकाना था, है और रहेगा। उनके अनुभव, उनकी ताकत, उनकी क्षमताओं का पहले भी संगठन देश हित में उपयोग कर रहा था, आगे भी करेगा। आपको क्या मालूम इनमें से किस नेता को हमारा संगठन आने वाले दिनों में क्या बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है, इसलिए उस बात की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक अंतिम बात बस, कि हरियाणा में असर होगा या नहीं होगा, और हरियाणा माने विद्रोही जी की माने तो हरियाणा एक ऐसी वो है, एक ऐसा प्रदेश है जिसके चारों तरफ राजनीतिक इंसुलेटर लगे हुए हैं। हरियाणा पे राजस्थान का असर नहीं होगा, हरियाणा पे मध्य प्रदेश का असर नहीं होगा, हरियाणा पे छत्तीसगढ़ का असर नहीं होगा। जब इनको ये बात सूट करती है तो ये कहते हैं ना जी कोई असर को नहीं हुआ है। और जब वेद प्रकाश विद्रोही जी को या इनकी पार्टी को कोई बात अपने अनुकूल कहनी हो तो इसमें परिवर्तन कर देते हैं। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि ना ये जो राजस्थान के बगल बगल वाली सीटें हम जीत के आए ना, इनका असर तो हो जाएगा हरियाणा पे। ये दो ही बात हो गई कि नहीं? ठीक है, ठीक। एक पासे एक तरफ टिकने का इनका अंदाज नहीं है, इनका मन नहीं है। मुझे सिर्फ ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सकारात्मक निर्णय का, नरेंद्र मोदी जी की डायनामिक लीडरशिप का पूरे देश में एक सा असर होता है। सब जगह लोग प्रभावित होते हैं। इन तीनों राज्यों में हमने जो निर्णय लिया है उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक सबका उत्साह बढ़ा है। विस्तार से आपने बता दिया, और उसका लाभ हरियाणा में पक्के तौर पर होगा। रजत पंजेटा, क्या ये सोशल इंजीनियरिंग है जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बने एक? और क्या हम नहीं कह सकते कि अगर मोहन यादव हैं तो अहिरवाल बेल्ट में कोई इम्पैक्ट उसका दिख सकता है? क्या भजन लाल शर्मा को लेकर कोई चर्चा हरियाणा में ब्राह्मण समाज के बीच बीजेपी कर सकती है, नहीं कर सकती है, या कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है? देखना है तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में कोई इफेक्ट पड़ता है क्या नहीं। हरियाणा में तो बहुत बात की बात है, और ये पहला चुनाव तो हरियाणा में ही है ना? नहीं, वो तो इफेक्ट ज्यादा, जो बेल्ट ज्यादा, जो पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ बात करनी चाहिए। ठीक। मेरे हिसाब से तो जो उदाहरण वेद प्रकाश जी ने भी दिया, मैं वेद प्रकाश जी की बात को दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से। ऐसा कोई बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी देखिए जजपा के लोग राजस्थान गए थे तो वहां कोई इफेक्ट थोड़ी ना डाल के आए, वो कुछ इफेक्ट पड़ा, बल्कि उल्टा असर उनका हरियाणा पे पड़ेगा। अगर ना लड़ते तो फिर भी उनकी मुट्ठी बंद रहती है। अब तो उनकी मुट्ठी भी खुल गई है, अब तो पता चल गया प्रदेश की, हरियाणा की जनता को कि क्या होगा। लेकिन एक ऐसा हमारे पंजाब में हुआ था, अगर आप पिछली बारी देखें तो पंजाब में हुआ, कैप्टन जी, उसके फलस्वरूप कैप्टन जी, जाखड़ जी जैसे दिग्गज नेता, मंत्री बादल जैसे दिग्गज नेता जो है वो कांग्रेस छोड़ गए। और परिणाम क्या हुआ, उन्होंने चन्नी जी को चेहरा बनाया, एक रंधावा जी को, और एक था ब्राह्मण समाज से, उनको उन्होंने डिप्टी सीएम का चेहरा बनाने की कोशिश करी। देखिए हरियाणा की राजनीति बिल्कुल अलग किस्म की है। हरियाणा की राजनीति में अगर हम सोचते हैं कि वहां कोई मुख्यमंत्री बदला, और मैं सीधा वैसे मुझे भाजपा के प्रवक्ता से बात शुरू करनी चाहिए थी, ये बातें मुझे अंत में बोलनी चाहिए थी। भाजपा के प्रवक्ता का जो इशारा है कि नई लीडरशिप उभरे, 3-4 वर्ड्स मैंने उनके नोट किए, नई लीडरशिप उभरे। अब वो बड़े नेता है और उन्होंने नए नेताओं के बारे में बात करी, तो इसका मतलब तो ये साफ है कि हरियाणा में जो बड़े नेता हैं वो अब चुनाव हारने वाले हैं। नई लीडरशिप कोई ना कोई आगे आएगी। नई लीडरशिप में अब किसका नाम आगे आ जाए, अब अगर ये बात बदलाव की भी कर रहे हैं और उसकी सराहना भी कर रहे हैं मोदी जी का नाम लेके, तो इनका इशारा हो सकता है खट्टर जी को हटाने का भी हो। देखिए व्यक्तिगत तौर पे मुझे खट्टर जी में कोई कमी नजर नहीं आती, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। उनका हाल बेचारा, मतलब बेचारा शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा था, मगर मनमोहन सिंह जैसा उनका हाल है। वो हर बार ही कहते हैं जैसे कांग्रेस में नीचे तक करप्शन होती हुई, और मनमोहन जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी छवि बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन जिम्मेवारी तो उनको भी ऑन करनी पड़ेगी जो टॉप सीट पे बैठा है। अब हरियाणा में क्या इतने बड़े बड़े घोटाले हो चुके हैं, अब लोग कहते हैं मनमोहन सिंह जी की खट्टर जी की छवि अच्छी है। देखिए मैं मान भी लेता हूँ किसी हद तक ये बात में दम भी है इस
तथ्य का जो है उसका आधार भी है। लेकिन अगर आपके नाक के नीचे प्रदेश कर्जे में डूब जाए, बेरोजगारी और घोटाले जो इतने बड़े बड़े हुए हैं, तो उसकी जिम्मेवारी खट्टर जी पे भी आती है। लेकिन सीधा सीधा अगर इशारा मैं भाजपा के प्रवक्ता का ही समझू तो वो ये इशारों में ये कहना चाह रहे हैं, हो सकता है कि अगले मुख्यमंत्री हो सकता है, जैसे इन प्रदेशों का क्योंकि बात चल रही है, तो कोई नया चेहरा हरियाणा में आ जाए और खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री ना हो। तो ये इनके इशारों के, क्योंकि इन्होंने नई लीडरशिप उभरे शब्द के ऊपर बड़ा जोर दिया है। और बड़े नेताओं के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं कोई टिप्पणी करूंगा तो ये वेद प्रकाश विद्रोही जी के तरह मेरे ऊपर कोई टिप्पणी कर देंगे, तो वो मैं उससे बचना चाहता हूँ। लेकिन इन्हीं की बात का जो जिस तरीके से इन्हें समझाने की कोशिश करी है, वो तरीके जहां पे जा रहा है उसका अर्थ यही निकलता है कि नई लीडरशिप उभरने का मतलब है कि अब हरियाणा में जो उनके पुराने दिग्गज नेता हैं, हो सकता है वो उनका नंबर नहीं लगे और हो सकता है वो चुनाव भी हार जाए। तो इसलिए जनता उन पर क्यों विश्वास करेगी कि हम आगे नई लीडरशिप ही आगे आनी है, तो पुराने जो दिग्गज नेता हैं उनके ऊपर अब हो सकता है भाजपा जो है दाव ना खेले और वो उनका भी जीतना मुश्किल हो जाए। जैसे इनके सारे मंत्री हार गए थे इनके पिछली बारी, आपको भी पता है जी। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। क्या मैंने ऐसा कुछ कहा जो इन्होंने व्याख्या कर दी मेरे कहे हुए की? क्या रजत जी आधा शब्द या एक अक्षर भी इस ओर इशारा कर रहा था? ये इशारा आप कहां से प्राप्त कर रहे हैं? कपोल कल्पना है आप उछाल रहे हैं कि पुरानों को ठिकाने नहीं लगाया है, स्वाद नहीं आया इस बात और नए नेता नई लीडरशिप। मैं तो चाहता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वीरेंद्र चौहान, भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र चौहान जी मुख्यमंत्री बने हरियाणा प्रदेश के। कैसे बनेंगे? नई लीडरशिप आएगी तभी बनेंगे ना। चौहान साहब आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप मुख्यमंत्री। लेकिन ये तो है बीजेपी में कोई भी बन सकता है, ये तो कहा जा सकता है नहीं। चलिए एक छोटा सवाल रजत, बीजेपी में कोई भी बन सकता है? नहीं, ये बात तो देखिए इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी में, उसमें मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं प्रोफेसर साहब के साथ है। जी। अगर कोई भी व्यक्ति को अगर डॉक्टर मनवीर छिल्लर के पास जाना है, मुझे जल्दी से बोलिए। मुझे ये कहना है कि जब मनोहर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, तब भी स्पष्ट रूप से यह संदेश तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के लिए कई बार का विधायक होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी समझदार कार्यकर्ता को, निर्वाचित कार्यकर्ता को वो सदन का लीडर बना सकती है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी ढर्रे पर निर्णय नहीं लेती। भारतीय जनता पार्टी नित्य निरंतर नए प्रयोग भी करती है। भारतीय जनता पार्टी सबको प्रतिनिधित्व देने की प्रक्रिया में सामाजिक समन्वय की दिशा में भी काम करती है। इंजीनियरिंग नकारात्मक शब्द लगता है, इंजीनियरिंग में तोड़ फोड़ घटा जोड़ होता है। भारतीय जनता पार्टी सबको प्रतिनिधित्व देने, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। तीनों राज्यों के निर्णय इस ओर साफ साफ संकेत करते हैं वरुण भाई, जिसको समझना चाहिए सबको। जी डॉक्टर मनवीर छिल्लर, चौहान साहब कह रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग इसे ना कहा जाए, लेकिन बीजेपी के ये जो प्रयास हैं, इन प्रयासों का दूसरे राज्यों में खासकर हरियाणा में कोई असर दिखेगा या नहीं? देखिए, इनकी पार्टी जीती है 3 राज्यों में, ये चाहे किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, ये इनका अंदरूनी मामला है। और लेकिन मैं इस चीज के से बिल्कुल असहमत हूं जिसको ये सोशल इंजीनियरिंग या आप जिसको सोशल इंजीनियरिंग कह रहे हैं, या जातिगत समीकरणों के आधार पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए जाए और उनका इम्पैक्ट दूसरे राज्यों में देखा जाए, ये हमारे लोकतंत्र की और संविधान का जो है ना अवहेलना ही है। इसके साथ ही देखिए, इन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किए हैं वो सेम एग्जाम्पल वो पहले ऐसा ही उदाहरण हरियाणा में प्रस्तुत कर चुके हैं। देखिए, कोई भी ऐसा उदाहरण तो अटल जी के समय भी था, जब उत्तर प्रदेश में मेरे को याद है राम प्रकाश गुप्ता वो बन गए थे, उत्तराखंड में नित्यानंद स्वामी बन गए थे। वो एक्सपेरिमेंट तो बीजेपी करती रहती है। और वे जितने उनकी पारियां लंबी नहीं थी। जितने कानून में इस पर रोक नहीं है, संविधान का इसमें कहीं विरोध नहीं है, संवैधानिक परंपराओं का कहीं विरोधाभास नहीं है इसमें मनवीर भाई। जीता जागता उदाहरण हरियाणा है। हरियाणा में इन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को जैसे मुख्यमंत्री बनाया, तो हरियाणा के इतिहास में सबसे नाकाबिल अगर सीएम कोई है तो मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने
हरियाणा के इतिहास में सबसे कामयाब मुख्यमंत्री साबित हुए मनोहर लाल जी, आपको मालूम ही नहीं है। कहां पर लाकर खड़ा कर दिया? आप किस आधार पर हरियाणा के उस मुख्यमंत्री को नाकाबिल मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री ने समाज के सब वर्गों को साथ लेकर चलकर दिखाया है, उस मुख्यमंत्री को नाकाबिल आप कह रहे हैं, जिनका हरियाणा से लेना है, देने दो। मुख्यमंत्री वो जिसने हरियाणा एक हरियाणवी इसको चरितार्थ करके दिखाया है। कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोचिए। एक एक करके आप कह देंगे नाकाबिल मुख्यमंत्री, आप होते कौन है? नाकाबिल तो आम आदमी पार्टी के अरविंद। अच्छा, एक मिनट चौहान साहब, एक बार कंप्लीट करने दीजिए, एक बार उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। अरविंद केजरीवाल है जो हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं दिला। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए, कैसे एक मिनट, कौन सी काबिलियत का? अच्छा चौहान साहब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। मनोहर जी पर कौन सा काबिलियत का फीता लगा दिया आपने? और आप हैं कौन हरियाणा के बारे में इस तरह की बात करने वाले? हरियाणा में ना आपकी पार्टी ना आपका अस्तित्व। एक मिनट रुकिए, एक एक करके करिए प्लीज। मनोहर जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। गिरबान में झांकिए, पहले अपने गिरबान में झांकिए, अपनी हैसियत का मूल्यांकन करिए, उसके बाद कहिए मनोहर जी के बारे में कुछ भी। आप हैं कौन ये कहने वाले कि वो इतिहास के सबसे नाकाबिल मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा के इतिहास के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, हरियाणा के इतिहास के। अच्छा रुकिए चौहान साहब रुकिए। सब वर्गों को। अच्छा चलिए, नई लीडरशिप पे बोल रहे हैं वो, एक मिनट रुकिए। नई लीडरशिप पे बोल रहे हैं, रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। जिन्होंने जातिवाद क्षेत्रवाद को मिटा। अच्छा रुकिए, एक सेकंड रुकिए, नई लीडरशिप पे बात कर रहे हैं ना वो, रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए चौहान साहब, एक सेकंड रुकिए। क्या प्रक्रिया का पालन किया? आपको यह आज ये देश को बताने की जरूरत है कि आपके पहले के सीएम अगर काबिल थे तो उनको क्यों बदला गया, और अगर उनको बदला गया तो नए जो है अगर वो ज्यादा काबिल है तो उनकी काबिलियत दिखाइए कि वो क्यों इतने काबिल है। कौन से संविधान में लिखा है कि ये बताना होता है? पहले ये कहां लिखा है बताओ? बिल्कुल, अरे आपने कौन सी कैपेबिलिटी देख करके भगवंत सिंह मान को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया? आपने कौन सी कैपेबिलिटी देख करके जेल में बैठे हुए सीएम होंगे मुख्यमंत्री थोप दिया था दिल्ली पर? लीडर्स है, कौन सी कैपेबिलिटी की बात करते हो? अच्छा चलिए रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए की जमात फेज आउट करने। अच्छा रुक जाइए दोनों रुक जाइए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मुझे आप एक बात बताएं कि ये जब जिस प्रश्न, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, नहीं देखिए, हाँ फिर आ जाऊंगा मैं। ये बीच में बोले, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, एक बार मेरी बात। चलिए मुझे बताएं, आप न्यू लीडरशिप की बात कर रहे थे ना, आप उस पे रहिए। बिल्कुल, देखिए न्यू लीडरशिप है तो काबिल अगर ये लीडरशिप है, पुरानी अगर नाकाबिल है तो बताए क्यों किया। देखिए ये नए सीएम जो कह रहे हैं वो एक स्पष्ट संदेश है कि डमी सीएम बनाए गए हैं जो दिल्ली के इशारे पर यहाँ पर सरकारें। ये निरादर नहीं है डेमोक्रेसी का, ये निर्वाचित जनता। अभी तो आपने शुरुआत में बोला था बीजेपी का अपना मामला है। Isn't it insulting? उनको फेज आउट करना है, वो नहीं चाहते। क्या भगवंत मान डमी है? क्या भगवंत सिंह मान डमी है? जो उनके समकक्ष उनके सामने बैठकर बात कर सकता है, ऐसे लोगों को वो राजनीति में नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कोई भी सीएम किसी भी स्टेट का सीएम हो, वो ऐसे हो जो उनके सामने नजर झुकाकर बात करे। भगवंत सिंह मान डमी है पंजाब में? कोई तर्कपूर्ण बात करते हुए अच्छे लगोगे भाई, कोई तर्क करते हो। ठीक है रुकिए, अच्छा रुक जाइए, अब रुक जाइए। अच्छा जी, अब रुक जाइए, को दबाने के लिए कितना ही बोल लीजिए। अच्छा रुक जाइए, अब रुकिए, अच्छा रुक जाइए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं आता हूँ एक मिनट। विद्रोही जी मुझे बताएं, जिस तरीके से पूरे चुनाव में एक बात कही गई कि जी ओबीसी जो है उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, जातीय जनगणना, तमाम बातें कही गई, आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस को मिले, वो प्रयास हुए। ये 3 राज्यों के नतीजे, और इन 3 राज्यों के नतीजों के बाद बीजेपी ने जिन चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है, क्या वो क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया बीजेपी ने? नहीं किया। किसी नेता विशेष को मुख्यमंत्री बनाने से किसी वर्ग का विकास नहीं होता। ये स्टूडियो में बैठे लोग, भाजपा के साथी लोग सोच सकते हैं। माफी चाहता हूं विद्रोही जी, स्टूडियो में बैठे लोग नहीं, सबसे ज्यादा प्रचार किया था जब चन्नी मुख्यमंत्री बने थे कि हमने दलित सीएम बना दिया। नहीं, मैं बता रहा हूं बस, सुन लीजिए, मैं मेरी बात तो सुन लीजिए जो मैं कह। आपका जवाब सुनते तो मिल जाता। देखिए, व्यक्ति को, किसी वर्ग को जो मुख्यमंत्री बनाया जाता है वो केवल प्रतीक होता है। आपने पूछा था जातिगत जनगणना का सवाल, मैं उस संदर्भ में बोल रहा हूं। जातिगत जनगणना का मतलब है
प्रशासन में, सरकार के हर हिस्से में, सत्ता में, अनुपात में भागीदारी, उसमें और किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने में दिन रात का अंतर है। अगर व्यक्तियों के मुख्यमंत्री बनाने से वर्गों का विकास ही हो जाता बिना भागीदारी दिए, तो अब तक पता नहीं कितनी बार कांग्रेस ने दलित वर्ग के मुख्यमंत्री बनाए, कितने बनाए हैं, कितने आदिवासी बनाए हैं, कितने किसान वर्ग के बनाए हैं, कितने अल्पसंख्यक वर्ग के बनाए, आप गणना कर ले। ऐसा नहीं है, वो निश्चित रूप से उनमें एक सबलता आती है, मैं मानता हूं, और उनमें विश्वास पैदा होता है कि हम भी हैं, हम भी सत्ता में आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जातिगत जनगणना का मतलब है कि उनको भागीदारी देना। अब जैसे हरियाणा का उदाहरण देता हूं मैं आपको, अभी हरियाणा के अंदर 3-4 वर्गों की नियुक्तियां हुई हैं, इसमें एचपीएससी में हुई है, रेगुलेटरी अथॉरिटी में हुई, हरेरा में हुई है। आप उन नियुक्तियों को देख लें, भाई साहब कह रहे हैं जातिवादी नहीं है, मुख्यमंत्री के सजातियों की नियुक्ति हुई है सारी। और नियुक्तियां देख लें जो उच्च प्रशासन की है, जो महत्वपूर्ण हिस्सा औरों को भी देते हैं, पर जब महत्वपूर्ण नियुक्तियों का आता है तो घोर जातिवाद है हरियाणा में। अगर आप चाहे तो मैं एक व्यक्ति का नाम बता सकता हूं जो महत्वपूर्ण, जो प्रशासन में नियुक्तियां हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक इंगित करना चाहता हूं, जो मैं जरूर कहूंगा, आपका सवाल नहीं है वो, मैं चौहान साहब जितना ना तो विद्वान हूं और न मेरा इतना अनुभव, मैं एक साधारण सा गांव का आदमी हूं जो लंबी चौड़ी ज्ञान भी नहीं रखता, बहुत छोटा मोटा है तो बहुत अगर मेरे ना मैं नहीं रखता। अगर त्रुटि हो तो माफ करना मुझे। 2013 से 18 तक यही वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, हमारी पड़ोस की मुख्यमंत्री है, और हम तो बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पर बैठते हैं, और राजस्थान के हर नेता से मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, वसुंधरा से लेकर और भाजपा और कांग्रेस व्यक्तिगत में सबको जानता हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं ना, 2013 से 18 तक मुख्यमंत्री रही। आप इतिहास ठाकर देख ले, अगर मोदी शाह की एक भी बात उसने मानी हो तो, एक भी मोदी शाह जो नियुक्तियां करना चाहते थे, मंत्री बनवाना चाहते थे, संगठन में अध्यक्ष बनवाना जिनको चाहते थे, एक को भी बनाने में कामयाब हुए तो जो महिला मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए एकमात्र भाजपा की मुख्यमंत्री थी जिसने मोदी जी को अथॉरिटी को नहीं माना, ये सब जानते हैं, और अथॉरिटी को नहीं माना इसीलिए उनको लगातार किनारे लगाया गया, उसको विपक्ष का नेता भी नहीं बनने दिया। वो महिला जिस पर लगातार हमले होते हो और जो मोदी से अथॉरिटी से प्रभावित ना हुई हो, वो चुप बैठ जाएगी। चौहान साहब को मुबारक हो, मुझे कुछ नहीं कहना। अब हरियाणा की, मैं तो केवल आपने सवाल पूछा था हरियाणा के संदर्भ में, मैं तो अपने अनुभवों से बता रहा हूं, जितने छोटे मोटे अनुभव में है ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मुझे बेइज्जत किया गया पार्टी में, ये तो उन्होंने खुद बाहर आके कहा था, आई फील ह्यूमिलिएटेड। मैंने दूसरे राज्यों का प्रभाव की तो कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ा ना। मैं कब कह रहा हूं नहीं पड़ा। कांग्रेस ने जिस ढंग से अमरिंदर सिंह को हटाया था, कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ा। और आप कह रहे हैं बीजेपी को नुकसान होगा। हाँ, फर्क इतना है कांग्रेस और, मेरी बात सर सुन लीजिए, तो कांग्रेस और बीजेपी में थोड़ा सा फर्क है। कांग्रेस के लोग वोकल है क्योंकि उनकी परंपरा है शुरू से बोलने की। भाजपा में घात प्रतिघात चुपचाप होते हैं। बात वही है, कोई बोलता है, कोई सीधा आक्रमण करता है। मैंने ये कहा अभी कुछ नहीं होगा, मैंने कहा लोकसभा में होगा, उसे अनुशासन कहती है ना बीजेपी। हाँ, कुछ भी कहे वो उनका अधिकार है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं। मैंने सुन लीजिए ना सर, मैंने जो हरियाणा, मैं ये इतने बोले, मैं बीच में बोला, मैं हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहा था केवल, कि हरियाणा के मैंने उदाहरण दिए थे। कांग्रेस के भी बहुत से मुख्यमंत्री थे जिनके जातिगत समीकरण बनते थे, पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। हमारे चौटाला साहब मुख्यमंत्री रहे, जाट बेल्ट में कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। चौधरी देवीलाल जी का जनता दल के अंदर जब तक कुछ नेतृत्व नहीं बना, जनता दल में 87 में वो बहुत बड़े नेता बन गए थे देवीलाल जी देश के। उससे पहले देवीलाल जी भी मुख्यमंत्री रहे, उनका भी पड़ोस पर असर नहीं रहा। तो ये मैं उदाहरणों के रूप में कहता हूं कि ये ठीक है। पहले फटाफट रिएक्शन लेता हूं, फिर आता हूं जी। रजत मुझे बताएं भाई, कोई खत्म कर रहा हूं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक लाइन, हर दल अपना महिमा मंडन कर सकता है, उसको अधिकार है। ठीक है, पड़ोस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रजत, नहीं, इस बात से मैं इतना सहमत नहीं हूं जो इन्होंने एक आखिरी में बात की कि चौधरी देवीलाल हरियाणा के होते हुए राजस्थान में फिर चुनाव कैसे जीते। अगर अरे उनका बहुत बड़ा कद हो गया था, मैंने ये भी कहा।
रजत जी, मैंने कहा 87 के बाद चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा कद हो गया था, इसलिए प्रभाव पड़ा। मैंने ये बात भी कही है, आप अधूरी बात मत सुनो। तो चौधरी देवीलाल को इक्वेट मत करो। मैंने 87 से पहले के देवीलाल की बात की है, उसके बाद तो बहुत बड़े नेता बन गए थे। जी बोलिए रजत जी जी। जिस तरह चौधरी चरण सिंह, बस ठीक है सर, समय कम है, रिएक्शन लेने दीजिए। लास्ट लाइन। जिस तरह चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश से बाहर जाटों में प्रभाव नहीं पड़ रहा था, उसके बाद वो बहुत बड़े नेता बन गए। ठीक है रजत, ये बात भी कटु सत्य है, ये बात भी कि आज जो कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं और भाजपा में भी, वो चौधरी देवीलाल के साथ ही उन्होंने साथी रहे हैं, उनके साथ ही। ये इस बात से भी धन्यवाद वेद प्रकाश जी, इस बात के लिए हामी भरने के लिए। दूसरा वरुण जी, मुझे ना कई बार ये आश्चर्य भी होता है, और क्योंकि हम प्रवक्ता भी और रेगुलर रोज ही डिबेट करने और राजनीतिक मुद्दों से हम जितने रूबरू रहते हैं और जितना हम क्लोज पॉलिटिक्स को देखते हैं, उसके बाद अगर इन बातों के ऊपर जाति के ऊपर ही अगर सब कुछ आधारित है, तो फिर वो मुख्य मुद्दे, वो बेरोजगारी, वो महंगाई, किसानों का हाल, इतनी एनसीआरबी के डेटा में इतनी सुसाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, किसान कर रहे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, वो फिर अहम मुद्दों के बाद अगर फिर सारी की सारी अगर पॉलिटिक्स, और मैं ये बात बताऊं, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जब चुनाव आते हैं तब कहीं ना कहीं ये मुद्दे हावी होते हैं। जातिगत समीकरण लगा लीजिए, एक दूसरी जाति के खिलाफ अगर आपको कोई पॉलिटिक्स खेलनी है, वो पॉलिटिक्स खेली जाती है। हर तरीके का काम जो होता है, वो आज भी फिर हम विकसित कब होंगे, मुझे ये नहीं समझ में आता। फिर तो देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा अगर यही मुद्दे हावी रहेंगे। जातिगत अगर समीकरण और ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया, ब्राह्मण समाज का बना दिया, करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये दुर्भाग्य है। अगर अहम मुद्दे पीछे हटा के और इसी पे पॉलिटिक्स होनी है, वो भी ये यूथ को समझना चाहिए। अगर नुकसान होगा ना, तो वरुण जी, वो सभी जातियों का, महंगाई, पेट्रोल सभी जातियों के लिए एक समान है, बेरोजगारी सभी के लिए। ये दिखाया जाता है कि पार्टी, अब जितनी भी बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना इंटरनल मैटर गुणगान करके कि ये हमारा ये स्ट्रक्चर है, सिर्फ उसके ऊपर डिबेट की। जो भी विद्रोह इन्होंने बोली बात, भाजपा के प्रवक्ता ने, प्रोफेसर साहब ने, सारी बात उस पर केंद्रित थी। एक भी बार इन्होंने ये नहीं बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, देश में ये है। कभी भी किसी डिबेट में बोली हो, आप बताइए। चलिए ठीक है, उस पर एक दिन और चर्चा कर लेंगे, अब समय नहीं है मेरे पास, प्लीज, अब समय नहीं है जी, जवाब दीजिएगा, 1 मिनट लीजिएगा चौहान साहब। पल भर के लिए एक भी वाक्य में मैंने आज की चर्चा में कहीं जातीय जोड़ तोड़ किया है हमने, या उसमें से कुछ हम पाने वाले हैं, ऐसा नहीं कहा। जाति राजनीति से चली जाए, ये रजत जी जैसे कह रहे हैं, आदर्श स्थिति की कल्पना कर रहे हैं, मैं भी उस स्थिति की कल्पना करता हूं, परंतु रजत जी जिस पार्टी से आते हैं, हमारे विद्रोही जी जिस पार्टी से आते हैं और जिस पार्टी से मनवीर चिल्लर जी आते हैं, ये सभी पार्टियां कर क्या रही हैं, इनका व्यवहार देख लीजिए। अगर जातीय मुख्यमंत्री किसी जाति से, उप मुख्यमंत्री किसी जाति से बनने से कुछ नहीं होता और कुछ नहीं होना चाहिए, तो वेद प्रकाश विद्रोही जी से हरियाणा पूछेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह उप मुख्यमंत्री के पद अ जाति, ब जाति, स जाति, ज जाति को बांटते घूम रहे हैं। अगर जाति इतनी ही परेशान करती है रजत जी को, तो इन्हें अभय सिंह जी से अभी तुरंत स्टूडियो से निकलते ही संवाद करना चाहिए कि वे भी जाति के आधार पर उप मुख्यमंत्री का पद बांटना बंद कर दें, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद तो उन्होंने अपने लिए आरक्षित कर लिया है कल्पनाओं में कि जब कभी आएंगे सत्ता में तो वो मुख्यमंत्री होंगे। तो दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने अपने गिरेबान में झांकना, जब तक राजनीतिक दल शुरू नहीं करेंगे तब तक स्थिति बेहतर नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक सोच के साथ नई ऊर्जा, नई चेतना, अपनी नई लीडरशिप को, नई पंक्ति को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है। इसका इस रूप में स्वागत होना चाहिए। मैं ये समझता हूं जो पुराने दिग्गज हैं, मान लीजिए कोई 4 बार मुख्यमंत्री रहा है, आजीवन वो मुख्यमंत्री ही रहे, ऐसी कल्पना क्यों करते हैं? फिर वरुण जी की बारी कब आएगी? फिर तो मेरी बारी, हाँ, ये विद्रोही जी की बारी कब आएगी? अरे भाई,
अगली पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के लिए स्थान खाली करना ही चाहिए। ये अच्छी पार्टी के नेताओं में तो होना चाहिए। चलिए ठीक है, समय नहीं है डॉक्टर साहब, माफी चाहता हूँ आज आपको समय नहीं दे पाया मैं, लेकिन 5 सेकंड नहीं सर प्लीज प्लीज, वरुण जी 5 सेकंड, बहुत समय ऊपर हो गया है, बहुत समय ऊपर हो गया चर्चा। 5 सेकंड, 5 पूरे गिर के 5 सेकंड बोलिए। बोलूं, ये सिर्फ मुख्यमंत्रियों के लिए है या देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होती है ये बात? चलिए ठीक है, बिल्कुल लागू इसके होती है, बाद में चर्चा करेंगे। माफी चाहता हूँ, समय नहीं है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।